नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनवित सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अराउंड 17 के आसपास हमें सेलिएंट फीचर्स देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस लेक्चर में मैं थोड़े से कवर करूंगा एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी के कवर करूंगा एंड हमारा फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो हमने बात भी करी थी, जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, इससे बहुत सारे फीचर्स लिए थे। ठीक है, और बाकी के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं। तो ऐसा क्रिटिक्स भी बोलते थे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसको यूनिक ऐसे बनाता है कि जो हमने जो प्रोविजंस बोरो किए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारी कंट्री को सूट हो और जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो जो उन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट फीचर्स है ना, वही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है। बेसिकली जो अच्छे फीचर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिट्टो कॉपी कर लिए या फिर उसको कुछ मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको 1949 में अडॉप्ट किया था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें सब्सटेंशियल चेंजेस हुए अभी रिसेंट ईयर्स में। मतलब आप देखेंगे 105 के अराउंड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को अमेंड किया था, प्रोविजंस को अमेंड किया था। और देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे बदलाव भी करे थे। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लाया गया था, इमरजेंसी के टाइम में। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1973 में आया था, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, केशवानंद भारती केस क्या है। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर्स है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, वो लिमिटेड है। वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि लॉ के अगेंस्ट हो या सिटीजन्स का उसमें कोई राइट वायलेट हो रहा हो तो ऐसे वो लॉज बना सके, जुडिशरी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्रॉन किया है वेरियस सोर्सेज से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं सोर्सेस। ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर विद यूनिटरी बायस, मतलब कुछ ऐसी पावर्स है सेंटर के पास ज़्यादा है तो वो ओवरलैप होती रहती है कभी कभी। ठीक है, ब्लेंड टू रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब रिजिड है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। इंडिया के जो पार्लियामेंट है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक फीचर देखेंगे हम। फिर हम लास्ट में इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये सारे फीचर्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड फॉर्म में इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तो इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रियम्बल है, 448 आर्टिकल्स हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आर्टिकल्स और पार्ट्स ऐड ही करे हैं, हमने कुछ आर्टिकल्स और पार्ट्स डिलीट भी करे हैं। जैसे कि 20 के आसपास हमने आर्टिकल्स डिलीट करे हैं और एक पार्ट भी डिलीट करा है, पार्ट 7। ठीक है, ऐसे हमने 95 के आसपास आर्टिकल्स ऐड करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 4 पार्ट्स ऐड करे हैं
जो कि है आपके पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A। ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाद में ऐड करे गए, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे, ठीक है। फिर 4 शेड्यूल्स भी हमने ऐड करे हैं। देखिए 1949 में तो 8 शेड्यूल्स हैं और अभी हम देखेंगे तो 12 शेड्यूल्स हैं। तो कौन कौन से ऐड करें? शेड्यूल 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज का बना दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बल्कि बना दिया है। तो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। बेसिकली देखिए भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको कल्चर देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यही एक कारण है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना बल्कि डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सबको साथ लेकर एक चलने वाली प्रैक्टिस हमने फॉलो की है। जैसे कि SC और ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। आपने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। ऐसी डिफरेंट जो माइनॉरिटीज हैं उनके अलग राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग है। तो वास्टनेस देखिए कंट्री की बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर एक कम्युनिटी के लिए भारत के संविधान के अंदर आपको प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए एक कारण है कि ये बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो कि खुद में एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट था और उससे हमने अराउंड 250 प्रोविजंस ऐसे के ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले लिए, ठीक है। तो उसमें भी बहुत डिटेल दी गई थी और ऐसे के ऐसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो रख दिया है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्टर बन जाता है कि उस ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस का एक डॉक्यूमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके प्रोविजंस एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक बल्कि डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब भारत का जो संविधान है वो हमारा एक ही संविधान है सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है। यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में जो सेंटर है, जो पूरा यूएसए है, उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उसके अंदर स्टेट्स है उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है इधर के एमपी के अंदर आपको अलग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, राजस्थान के अंदर आपको अलग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में वो भी अब ऐसा नहीं है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारे, उसमें बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने हर एक प्रोविजन को बहुत डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करा है और बहुत डिटेल में प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए। ये भी एक कारण हो जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बल्कि है और एलिफेंट इन साइज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजंस है वो हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और यही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल खास बनाता है। उस समय में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, ठीक है। और उनमें से उनको जो प्रोविजंस अच्छे लगे, जो भारत के लिए बेस्ट थे, वो उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या कुछ ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पूरा का एज इट इज लिया गया है। इसमें अराउंड 250 प्रोविजंस हैं, 250 प्रोविजंस एज इट इज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है। जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वो हमने अमेरिका और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डाला है भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि कैबिनेट किस तरह का होगा, रिलेशन कैसा होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, जिसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सोर्स है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस में, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे हर एग्जाम में, और बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से भी जो हमने प्रोविजंस लिए वो हम चल के देखेंगे अभी इसी लेक्चर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम, जो भारत का संघीय ढांचा है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने यहाँ से लिया है, जुडिशरी हमने यहाँ से लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रोविजंस है हमने यहाँ से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए हैं। अब इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आगे एक कॉन्स्टिट्यूशन और है जिसमें हमने
इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पे है और वहां पे भी इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र होगा, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जो प्रोविजंस है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उससे जो प्रोविजंस हमने लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भारत में किस तरह से लॉज बनेंगे, ये हमने बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसके प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप होगी, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे कि यूएसए के अंदर स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और यूएसए एज अ कंट्री की अलग सिटीजनशिप है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म के भारत के अंदर 2 हाउस होंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। तो इसके जो प्रोविजंस है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो जो प्रोविजंस लिए हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, वो उसके जो प्रोविजंस है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले प्रोविजंस लिए हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर जो रेसिड्यूरी पावर्स होती है लॉज बनाने की, वो होती है सेंटर के पास, ठीक है। तो इंडिया में 3 लिस्ट होती है, एक सेंट्रल की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे लॉज बनाने होंगे तो वो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ था तो ड्रोन्स के लिए लॉज की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल ड्रोन्स के लिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो वो कौन बना रहा है? सेंटर बना रहा है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ये जो प्रोविजंस है ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो प्रोविजंस है ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, ठीक है। डीपीएसपी ली है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने डीपीएसपी कहां से लिए, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये जो प्रोविजंस है हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। अब वहां पे कोई हेड ऑफ द स्टेट, कोई भी किंग नहीं था, ठीक है। अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। तो ये जो आइडिया है रिपब्लिक का, ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। और जो आइडिया है इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, वो भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक का आइडिया हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। बेसिकली 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर। कौन करवाता है, कैसे करवाता है, ये हम देखेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, बेसिकली जर्मनी में 1918 से लेकर तो 1933 तक वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी था, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उससे हमने जो प्रोविजन लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, वो जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे
तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हमने जो यहाँ से प्रोविजन लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वही मैं पहले आपको बता रहा था, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके प्रोविजंस लिए हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन लिया है, वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजंस लिए हैं। बेसिकली जो भी कम्युनिस्ट कंट्री होती है ना, वो ड्यूटीज पे बहुत जोर देती है, ठीक है। तो इसलिए जो उसके प्रोविजंस है हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जब वो यूएसएसआर था उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब जो कि रशिया हो गया है, ठीक है। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कि हमको प्रियम्बल में दिया गया है, वो हमने कहां से लिया है, ये आइडिया सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 है हमारा, हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और जो नॉमिनेशन वाले थे, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, उसके प्रोविजन कहां से लिए थे, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं कुछ, जिन पे आपको फोकस करना है और ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो प्रोविजंस है ये हमने लिए हैं, ठीक है। अब आपको एक बार और बता देता हूं, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा प्रोविजन लिया है, कौन सा फीचर लिया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है, हमने जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, हमने इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। तो ये सब आपको बेसिकली अगर कोई नींद में से वो उठा के पूछ लेना तो आपको पता होना चाहिए, और इस पर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार 5 बार, जितनी बार आप पढ़ें, जितनी बार में आपको याद हो, तो वो आपको करना बिल्कुल जरूरी है इसको, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा रिजिड भी नहीं है और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अभी तक केवल 27 बार अमेंड किया जा चुका है, ठीक है, 27 बार। वहीं अगर भारत का देखें तो 105 बार हो चुका है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 18th सेंचुरी में, ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 20th सेंचुरी में। तो देखिए ये कितनी पहले बना है और इसमें कितने कम अमेंडमेंट हुए हैं, और ये कितनी बाद में बना है और इसमें कितने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। इससे ये पता चलता है जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, उसमें ईजिली चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। वहीं जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ईजिली अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड कर देती है। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत फ्लेक्सिबल है। हमने क्या करा है, हमने एक मिडिल पाथ चूज करा है। कुछ जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है, और कुछ जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप के अमेंडमेंट दिए गए हैं। बेसिकली आर्टिकल 368 हम जब पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला जो है वो है हमारा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड अ मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। Some of the provisions can be amended by special majority plus ratification of half of the states, जिसमें states की भी जरूरत पड़ती है, states की हाँ की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी बिल, ये जब पास हुआ था तो ये इसी मेथड से हुआ था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। बेसिकली जिस बिल में ना कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर, कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, उसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 मेथड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस
एक तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा हो गया स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये जो सिंपल मेजोरिटी है ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आती है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के अंदर दो ही मेथड है, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये दो मेथड आर्टिकल 368 के तहत होती है। देखिए, इनके बारे में हम बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बायस है, मतलब जो रेसिडियरी पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है, किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। फेडरल सिस्टम वो होता है बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, जैसे कि यूएसए। और यूनिटरी सिस्टम वो होता है जिसमें सेंटर बहुत पावरफुल होता है, जैसे कि चाइना। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है यूनिटरी सिस्टम के और फेडरल सिस्टम के। ठीक है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फेडरल जो फीचर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो है वो है टू गवर्नमेंट, यानी कि राज्य में अलग सरकार होगी और केंद्र में अलग सरकार होगी, तो टू गवर्नमेंट का एक फीचर है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर्स अच्छे से डिफाइन की गई है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो पावर्स किसके पास कितनी हो गई ये अच्छे से वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तीन लिस्ट है बेसिकली, सेंटर की अलग लिस्ट है जिसपे वो लॉज बना सकता है। ठीक है, स्टेट्स की अलग लिस्ट है जिसपे वो लॉज बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। कुछ कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करना पड़ता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी भी है। ठीक है, इजीली कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स आप अमेंड नहीं कर सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसको भी इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो उसके लिए जुडिशरी है। ठीक है, बाई कैमरलिज्म है, लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें जो राज्यसभा है वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं? स्टेट से आते हैं। तो ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है पूरा। ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का फेडरल फीचर है। ठीक है, फिर जो यूनिटरी फीचर वो है अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो रेसिडियरी पावर है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में नहीं दिया गया है, तो वो पावर बाय डिफॉल्ट सेंटर के पास आ जाती है, उस पर सेंटर लॉ बना सकता है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि यूएसए की तरह नहीं है, स्टेट के पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर के पास हुआ करता था लेकिन अब वो भी नहीं है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली भी अमेंड किया जा सकता है, और मोस्टली ऐसा देखा भी गया है कि कुछ कुछ अमेंडमेंट अगर जैसे आपकी मेजोरिटी हो पार्लियामेंट के अंदर तो आप इजीली अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है जो हम आगे चल के इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, उसमें इमरजेंसी में सेंटर कितना पावरफुल हो जाता है, तो ये पूरा आप देखा होगा आपने, जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसमें क्या क्या नहीं हुआ था, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सारे थे वो थे हमारे यूनिटरी फीचर्स। ये भी आपको याद होना चाहिए कि फेडरल फीचर कौन सा है और यूनिटरी फीचर कौन सा है। ठीक है, देखिए अब गौर करने वाली बात यह है कि जो टर्म फेडरेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें स्टेट्स के बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम सब मिलकर एक कंट्री बना रहे हैं जिसका नाम है इंडिया।
और स्टेट के पास ये राइट भी नहीं है कि वो इस यूनियन को छोड़ सके या इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर सके या एक नई कंट्री की डिमांड कर सके, ठीक है। इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, लेकिन उसमें सेंटर के पास बहुत पावरफुल कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इसको यूनिटरी बायस भी कर देती है, ठीक है। इसलिए जो केसी वेयर है वो ये बोलते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। आधा फेडरल सिस्टम है और बाकी जो रेसिडरी पावर है वो सारी सेंटर के पास है और सेंटर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये जो राइटर्स है ना, इनके वर्ड्स ये इन्होंने क्या बोला है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी फेडरल किसने बोला है, तो वो केसी वेयर ने बोला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप याद रखिएगा केसी वेयर ने क्या बोला था कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है, ठीक है। इसको मॉरिस जोन्स बोलते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, मतलब जो स्टेट्स है उनको सेंटर से बार्गेनिंग करनी पड़ती है हर चीज को लेकर, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन जो कि ब्रिटिश बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और राइटर भी हैं, वो ये बोलते हैं कि जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। फिर आइवरी जेनिंग्स बोलते हैं कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब जो सेंटर है इंडिया के अंदर वो बहुत पावरफुल है। तो आइवरी जेनिंग क्या बोलते हैं कि फेडरेशन है इंडिया के अंदर विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किस नेशन से बोरो किया है, ठीक है। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो उसमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर रहता है इन दोनों के बीच में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में। तो ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये कहाँ पे होता है, यूएसए के अंदर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि बात करें यूके हुआ, इंडिया हुआ, तो यहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स रहते हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं वो नॉमिनल हेड रहते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो हो गए पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो मेजोरिटी पार्टी रहती है उसका रूल रहता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेचर को, और जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेचर को। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, देखिए जो इंडिया के अंदर मिनिस्टर्स रहते हैं वो मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेचर का, ठीक है। वहीं बात करें यूएसए में तो प्रेसिडेंट किसी को भी डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस यूएसए के अंदर हमेशा से चली आ रही है, ठीक है। लीडरशिप रहती है प्राइम मिनिस्टर की और सीएम की, स्टेट्स के अंदर बात करें तो सीएम की रहती है, और नेशनल लेवल पे बात करें, कंट्री लेवल पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप रहती है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, हर 5 साल में हमें मौका मिलता है कि हम गवर्नमेंट को बदल सके अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट हम जब कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इसलिए बोला जाता है, बेसिकली एक पैलेस का नाम है जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो मतलब है तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा ही, लेकिन उसमें 2 मेजर डिफरेंसेस है। वो ये है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट होती है वो सॉवरेन नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, सुप्रीम नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, ठीक है। और वही बात कर ले ब्रिटेन में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है और जुडिशरी से भी ऊपर होती है, ठीक है। तो आपस में ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। वहीं अगर बात कर लें यूके की तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है, ठीक है, किंग या क्वीन है। अभी तो क्वीन की डेथ हो गई है तो किंग है, बाकी हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे मोनार्क है। और यहाँ पे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है इसलिए हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, ठीक है। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक प्रॉपर तरीका बताया है ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी
और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी। हमने बेसिकली एक बीच का रास्ता चुना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं कैसे। तो वो बीच का रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट के, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास से लॉ बनाने की ताकत चली गई, पार्लियामेंट उसी लॉ को फिर से ला सकता है और वो पावर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से नहीं ले सकता, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से जुडिशियल रिव्यू लाके इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, लेकिन पार्लियामेंट से लॉ मेकिंग की पावर कोई भी नहीं छीन सकता है। तो देखिए एक बैलेंस है दोनों के बीच में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट के बीच में और लॉ मेकिंग बॉडी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड किसके साथ? एग्जीक्यूटिव के साथ। बेसिकली ट्रांसफर कैसे होता है जजेस का, अपॉइंटमेंट कैसा होता है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव के साथ। तो जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो इंडिया के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे डिफरेंट हाई कोर्ट्स होते हैं और उसके नीचे डिफरेंट हायरार्की होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और अदर लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि इंडिया के अंदर लॉ एनफोर्स करने के लिए सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। बाकी जैसे हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में अगर फेडरल लॉ है, फेडरल लॉ को एनफोर्स करने के लिए अलग कोर्ट है और स्टेट में जो लॉज है उसको एनफोर्स करने के लिए अलग लॉज है। ऐसा सिस्टम इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का जो एनफोर्स करता है दोनों सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को, ठीक है। भारत के संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेनर है जजेस के लिए, इतने साल तक वो काम करेंगे, इतनी एज तक काम करेंगे, तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, ठीक है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है सभी जजेस के लिए, ठीक है। जो सभी एक्सपेंस है सुप्रीम कोर्ट के वो चार्ज करे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है हम आगे चल के इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। जो जजेस का बर्ताव है वो लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं होता है, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस है आफ्टर रिटायरमेंट में, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कुछ गलत बोल देते हो या गलत कर देते हो तो उसके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा के सजा दे सकती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूएसए के अंदर फेडरल लॉ को एनफोर्स करने के लिए फेडरल जुडिशरी होती है और स्टेट लॉ को एनफोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो बेसिकली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है और ये वन ऑफ द फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब इनके हनन होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। अब किस आर्टिकल के तहत जाओगे वो मैं आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको छुआ ही ना जा सके। जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स ले भी सकती है और फंडामेंटल राइट्स आपको दे भी सकती है, ठीक है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो कि हटा दिया गया है, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट नहीं था उसको ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स ऐड भी कर सकती है और डिलीट भी कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बचे हुए कुछ फीचर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, आपके लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। तो आप इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। डायरकी सेंट्रल लेवल पे किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। डिजायर टू लर्न के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपीएससी सीडीएस डिजायर टू लर्न के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, डिजायर टू लर्न की टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें और इस लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।